हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कल वीडियो पोस्ट की थी मैंने, आज भी वीडियो पोस्ट की है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को, जिस पे अग्नि प्रतिज्ञा पोस्ट है, प्लीज़ उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। उस पर भी आपको डेली बेस पे चैप्टर मिल रहे हैं। डेली बेस पे आप उस पर अग्नि प्रतिज्ञा की स्टोरी सुन सकते हैं। अच्छी कहानी है, सुनकर देखिए। एक दो एपिसोड नहीं पसंद आए तो मत सुनिएगा, पर कम से कम एटलीस्ट वहाँ पर जाकर एक बार विजिट तो कीजिए। वैसे भी आप लोग अगर कहानी सुन रहे हैं तो मतलब आप लोग कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड हैं, आप लोग को अच्छा लगता है लव स्टोरी सुनना या फिर डार्क रोमांस सुनना। तो मैं दोनों चीज़ें दे रही हूँ यार, आपको लव स्टोरी भी दे रही हूँ, सॉफ्ट स्टोरी भी दे रही हूँ, पर कम से कम आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट तो कीजिए। हर बार यही कहती हूँ, बिना सपोर्ट के ना तो कुछ करने का मन करता है, ना तो स्टोरी पोस्ट करने का मन करता है, और ना ही उसे जनरेट करने का मन करता है, क्योंकि टाइम लगता है और आगे से उतना फीडबैक नहीं मिलता। तो आप लोग जाइए, चैनल का लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और सुनकर देखिए। अरुणिमा अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर चांद को देख रही थी। तभी उसे अपने बाबा की याद आने लगी। उसके बाबा ने उससे कहा था कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वह आसमान में चमकता हुआ सितारा बन जाते हैं। वह एक चमकते हुए सितारे को देखकर अपने मन में अपने बाबा को याद करते हुए कहती है, कभी सोचा नहीं था मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी बाबा, जहां पर मुझे मौत जिंदगी से ज्यादा बेहतर लगेगी। पर मेरी मजबूरी देखिए, मैं तो मर भी नहीं सकती हूँ। कभी सोचा नहीं था इन सब चीजों के बारे में, प्यार, रिश्ता, शादी, घर परिवार, ये सब कभी मेरी जिंदगी में मायने ही नहीं रखते थे। मैं तो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। पर देखिए, पैरों पर खड़े होना तो दूर की बात है, मैं तो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाती हूँ। क्या यही मेरी किस्मत है? अगर यह मेरी किस्मत है तो ऐसी किस्मत क्यों मिली है मुझे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? कहने के लिए तो मैं इस रियासत की रानी हूँ, पर देखिए, मेरी हैसियत एक नौकरानी से भी गिरी हुई है। लेकिन मैं इस बात की शिकायत करूं भी तो किससे? क्योंकि मुझे ये तकलीफ देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति ही है। तभी अरुणिमा को पिछली रात की बात याद आती है, जब आस्तिक उसके साथ था। उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, लेकिन राजा साहब, उन्होंने भी तो कम तकलीफें नहीं सही है। उनका अतीत भी तो बहुत बड़ा है। अपनी माँ को खो दिया, छोटे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी, इन सब के बावजूद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि हिम्मत से सबका मुकाबला किया और डटकर सबका सामना किया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? उनका रवैया तो एक मामूली इंसान के लिए भी बहुत नर्म दिल और स्नेहपूर्ण है। ऐसे में वह मेरे साथ इतना क्रूर क्यों है? क्यों मेरे साथ यह सब कर रहे हैं? और राजा साहब ने जो रात में कहा था, क्या उसमें कोई सच्चाई थी या वह उन्होंने सिर्फ नशे की हालत में कहा था? अरुणिमा को पिछली रात याद आने लगती है, जब आस्तिक नशे में अरुणिमा के करीब आ रहा था। वह धीरे धीरे करके अरुणिमा के शरीर से उसके कपड़े हटा रहा था। आस्तिक अरुणिमा की साड़ी के आंचल को खींचते हुए कहता है, तुम मेरे दिमाग पर काबू कर रही हो, खेल रही हो मेरे साथ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, यहीं पर रुक जाओ। मेरे साथ खेलना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। अरुणिमा अपनी साड़ी को खींचते हुए कहती है, राजा साहब, आप नशे में हैं, आपको सो जाना चाहिए। लेकिन आस्तिक ने जोर लगाकर साड़ी को खींचकर अरुणिमा के शरीर से अलग कर दिया और बैग के नीचे फेंकते हुए वह अरुणिमा के ऊपर आता है। आस्तिक अरुणिमा के दोनों हाथों को गद्दे में दबाते हुए कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ अभी इसी वक्त, क्योंकि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे संभालो। अरुणिमा जानती थी आस्तिक नशे में हो या होश में, अगर उसे अरुणिमा चाहिए तो बस चाहिए। कल रात की प्रताड़ना इतनी थी कि अरुणिमा के शरीर में अभी भी दर्द हो रहा था, लेकिन वह जानती थी आस्तिक को गुस्सा दिलाकर वह अपने दर्द को और नहीं बढ़ा सकती है। आस्तिक धीरे धीरे अरुणिमा के शरीर से उसके कपड़े अलग कर रहा था, पर साथ ही साथ अरुणिमा के शरीर पर उसके दिए जख्म देख रहा था। आस्तिक ने अरुणिमा के कंधे पर हो रखे जख्म पर अपना हाथ रख दिया। अरुणिमा एकदम से तड़प गई। आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म पर मेरे दिए हुए निशान बहुत खूबसूरत लगते हैं। यह इस बात का सबूत है कि तुम मेरी हो। अरुणिमा बहुत ज्यादा डर रही थी और वह इन सब चीजों के लिए रेडी भी नहीं थी, लेकिन आस्तिक ने कब उससे परमिशन मांगी है? अचानक से आस्तिक का भार अरुणिमा को अपने शरीर पर महसूस होता है और वह एकदम से चौंक पड़ती है। अरुणिमा बुरी तरह से तड़प रही थी और खुद को वहां से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिश आस्तिक ने अपने वजन से नाकामयाब कर दी थी। अरुणिमा लगभग बेहोश होने को ही थी कि तभी उसे अपने कान में आस्तिक के कुछ शब्द सुनाई दिए।
जो नशे की हालत में बड़बड़ा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगल में कुछ लोगों ने पृथ्वी और जाह्नवी को बंदी बना लिया था। वह लोग उन दोनों को लेकर जंगल में आते हैं और एक जगह लाकर खड़ा कर देते हैं। उन सब के पास तलवार थी। जाह्नवी उन सबको देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन पृथ्वी समझ गया था कि यहाँ पर क्या माजरा है। उनमें से एक आदमी आगे आता है और कहता है, पृथ्वी रायचंद, तो तुम हमारी पकड़ में आ ही गए। पृथ्वी उन्हें देखकर कहता है, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हमें इस तरीके से बंदी क्यों बनाया हुआ है? उस आदमी ने पृथ्वी से कहा, हम कौन है ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम हमारे कैद में हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उनमें से दो लोगों ने तलवार पृथ्वी और जाह्नवी की तरफ कर दी। जाह्नवी जल्दी से 2 कदम पीछे होती है और कहती है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। आप पहले इनसे निपट लीजिए, तब तक शायद मैं तैयार हो जाऊं। पृथ्वी गुस्से में घूमता हुआ जाह्नवी को देखता है और कहता है, मुंह बंद रखो अपना। जाह्नवी पृथ्वी को देखकर गुस्से में कहती, इन लोगों के पास तलवार है। अरे यार, कौन से जमाने से आए हैं ये लोग? तलवार से कौन लड़ता है आज के टाइम पर? उसके बाद जाह्नवी उन लोगों को देखती है और कहती है, आप लोगों के पास कट्टा नहीं है क्या? वह लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर जाह्नवी को देखकर कहते हैं, कट्टा क्या होता है? जाह्नवी उनकी बात पर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मजाक करते हैं। आप लोगों को कट्टा नहीं पता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर सच में आप लोगों को नहीं पता तो बड़े थर्ड क्लास गुंडे हैं आप लोग। पृथ्वी अपनी आंखें बड़ी किए हुए जाह्नवी को देख रहा था, जैसे कि उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा कर रहा हो। लेकिन वह सारे लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर जाह्नवी को देखकर कहते हैं, ए लड़की, मुंह बंद रखो अपना, वरना सबसे पहले तुम्हारी जान जाएगी। पृथ्वी जल्दी से जाह्नवी के सामने आता है और उसे कवर करते हुए कहता है, देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ी बहुत पैसे हैं, चाहिए तो ले लो और छोड़ो हमें। वह आदमी कहता है, भिखारी लगते हैं क्या हम लोग? हम यहाँ पर तुम्हें जान से करने आए हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने हमारे एक आदमी को जान से मार दिया था। पृथ्वी की आंखें छोटी हो जाती है और वह कहता है, भाई ने? वह आदमी कहता है, हाँ, तुम्हारे भाई ने हमारे एक आदमी को जान से मार दिया था, इसीलिए अब हम तुम्हें जान से मारेंगे। पृथ्वी हंसने लगता है और कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोग ये काम कर लोगे? मेरे भाई ने तुम्हारे एक आदमी को जान से मार दिया था और तुम उसका बदला लेने के लिए मुझे जान से मार रहे हो? कहाँ से आते हैं ऐसे थर्ड क्लास आइडिया? मुझे लगा था तुम में से कोई तो समझदार होगा, लेकिन मैं गलत था। तुम सबके सब बेवकूफ़ निकले। तुम में से किसी ने भी इतना सा दिमाग नहीं लगाया। जब मेरा भाई इतना खतरनाक हो सकता है तो मैं कितना खतरनाक हूँ। तभी वह आदमी आगे आते हुए कहता है, अभी बताते हैं हम कितना खतरनाक है। वह आदमी अपने तलवार से पृथ्वी पर वार करने वाला होता है कि तभी पृथ्वी उस आदमी के निचले हिस्से पर लात मार देता है और उसके हाथ से तलवार छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। पृथ्वी जल्दी से उसे उठा लेता है। तभी वहां पर खड़े सभी आदमी उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन पृथ्वी उन सब का डटकर सामना करता है। उनमें से एक आदमी जाह्नवी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पृथ्वी ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसके हाथ पर वार करके उसे वहीं पर गिरा दिया। जाह्नवी तो यह नज़ारा देखकर इतनी डर गई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हालांकि वह इस सीन को एंजॉय भी बहुत कर रही थी, क्योंकि उसे एक्शन फिल्मों का शौक था और यहाँ पर तो सामने ही एक्शन चल रहा है। तभी जाह्नवी देखती है एक आदमी पीछे से पृथ्वी पर वार करने वाला था। जाह्नवी अपने आसपास देखती है तो उसे एक डंडे की जैसी लकड़ी की टहनी मिलती है। वह उस मोटी टहनी को उठाती है और धीरे से उस आदमी के सर पर वार करने के लिए जा रही थी। तभी एक दूसरा आदमी उस आदमी से टकरा जाता है और वह दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन जो डंडा जाह्नवी उस आदमी को मारने वाली थी, वह सीधे पृथ्वी के सर पर जाकर लगती है। पृथ्वी अपना सर पकड़कर गुस्से में जाह्नवी को देखता है तो जाह्नवी जल्दी से डंडा छोड़ती है और अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी, मैं तो बस मदद कर रही हूँ। तभी एक आदमी जाह्नवी पर हमला करने वाला था। पृथ्वी ने अपने तलवार से उसके तलवार को रोकते हुए जाह्नवी को गुस्से में देखते हुए कहा, अगर मदद ही करनी है तो बस इतना करो कि एक जगह जाकर छुप जाओ। पृथ्वी फिर उन लोगों से लड़ने में उलझ गया था। जाह्नवी इधर उधर देखती है, तभी उसे झाड़ियां नजर आती है। वह जल्दी से झाड़ियां के पास जाती है और वहां पर छुप जाती है। पृथ्वी ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल से सबको मार गिराया था। पृथ्वी को भी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और सबके साथ मुकाबला किया।
एक बार सबका काम तमाम करने के बाद पृथ्वी जानवी के पीछे आता है और कहता है, चलो निकलो यहाँ से, हमें बाहर निकलना है। जानवी हैरानी से झाड़ियाँ से खड़ी होती है और कहती है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैं तो यहाँ पर छुपी हुई थी। पृथ्वी की आंखें छोटी हो जाती है और वह जानवी को देखकर कहता है, ये झाड़ियाँ ठीक से 3 फीट की भी नहीं है। तुम्हें छुपने के लिए कोई और बेहतर जगह नहीं मिली क्या? जानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मुझे जो मिला मैं वहीं पर छुप गई। अच्छा ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से निकलना ही है तो तुम थोड़ा आगे जाओ, मुझे थोड़ी देर यहीं पर रहना है। पृथ्वी ने खींचते हुए कहा, ये जंगल है, गार्डन नहीं, जो तुम्हें यहाँ पर रहकर नज़ारों के मजे लेने हैं। चुपचाप चलो यहाँ से। लेकिन जानवी ने भी परेशान होते हुए कहा, नहीं चल सकती, तुम जाओ ना थोड़ा आगे, मुझे लैट्रिन आ रही है। कौन सी रिंग आ रही है? पृथ्वी ने मुंह बनाते हुए जानवी को देखकर कहा। जानवी ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, तुम बड़े लोग लैट्रिन को क्या कहते हो? अरे यार, वो जो खापी को निकाल देते हैं, जो सुबह सुबह करते हैं। अरे देश के बहुत सारे लोग रेल की पटरी पर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। पृथ्वी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, पॉटी। जानवी ने अपना सर पीटते हुए मन में कहा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। उसके बाद उसने पृथ्वी को देखकर कहा, हाँ हाँ, यही करना है, तो तुम आगे जाओ। पृथ्वी अपना मुंह बिचकाता है और वहां से आगे चल जाता है। तारानकन तारानकन तारानकन। अगली सुबह आस्तिक की जब नींद खुली तो वह अपने बिस्तर पर था, लेकिन वह घर कब आया और वह अपने बिस्तर पर कैसे पहुंच गया? उसने देखा उसके कपड़े बदले जा चुके हैं और उसके जूते भी उतार दिए हैं। आस्तिक हैरानी से अपने आप को देखकर कहता है, ये सब किसने किया? तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में काम कर रही अरुणिमा पर जाती है और उसे उसके सवाल के जवाब मिल जाते हैं। जाहिर तौर पर है ये सब काम अरुणिमा ने किए होंगे। हैंगओवर की वजह से आस्तिक का सर दर्द हो रहा था। उसने बगल में देखा तो उसकी ब्लैक टी टेबल पर तैयार रखी हुई थी और अरुणिमा उसके पैंट और शर्ट पर प्रेस कर रही थी। आस्तिक अपनी ब्लैक कॉफ़ी उठाता है और उसे पीते हुए अरुणिमा को देखता है। जब से उसकी शादी हुई है तब से लेकर अब तक उसने अरुणिमा को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया था। वह जो उसके हिसाब से चलती थी, उसके हिसाब से काम करती थी, यहाँ तक कि उसके इशारे पर नाचती भी थी। आस्तिक देखता है अरुणिमा अपने काम में इतनी मग्न है कि उसने अभी तक इस बात को नोटिस नहीं किया कि आस्तिक उठ चुका है। तभी आस्तिक के कानों में अरुणिमा के गुनगुनाने की आवाज़ आती है। वह किसी गाने की धुन को गुनगुनाते हुए आस्तिक की शर्ट पर प्रेस कर रही थी। उसे इस तरीके से गुनगुनाते देख आस्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरुणिमा ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका गोरा रंग निखर कर आ रहा था। हाँ, उस रंग में आस्तिक के दिए हुए दाग भी थे, पर आस्तिक को सिर्फ उसकी सुंदरता नजर आ रही थी। आस्तिक ने अपनी नज़रों से अरुणिमा को घूर कर देखते हुए कहा, तुम सच में सुंदर हो। तभी आस्तिक के दिमाग में उसके बुरे विचारों ने फिर से जन्म ले लिया, जिसने आस्तिक से यह कहा, पागल मत बन, ये लड़की एक छलावा है, इसके बहकावे में मत आ। इसका काम ही है लोगों को अपनी जाल में फंसने का। ये भी वैसी ही है जैसी इसकी माँ है। अपने दिमाग के इस बुरे विचार के साथ ही आस्तिक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह घूरते हुए अरुणिमा को देखने लगा। अरुणिमा आस्तिक के कपड़ों पर प्रेस करते हुए किसी पुराने फिल्मी धुन का गाना गुनगुना रही थी। तभी एकाएक उसकी नज़र बेड पर जाती है, जहां पर आस्तिक उठकर बैठा हुआ था और उसको ही देख रहा था। ये देखते ही अरुणिमा के हाथ रुक जाते हैं। आस्तिक देखता है कि अरुणिमा के चेहरे पर अब तक जो हल्की मुस्कान थी वह गायब हो चुकी है। वह अब कोई गाना नहीं गुनगुना रही है और उसके चेहरे पर घबराहट आ गई है। अरुणिमा जल्दी से प्रेस को रखकर आस्तिक की तरफ आती है। उसके चेहरे पर डर अभी भी बरकरार था। वह आस्तिक के पास आती है और बैग के सामने खड़े होते हुए किसी आज्ञाकारी नौकर की तरह कहती है, आपको कुछ चाहिए राजा साहब? क्या मैं आपके लिए दूसरी कॉफ़ी लेकर आऊं या फिर आप गर्म पानी पिएंगे? मैं उसमें शहद भी डाल दूंगी या फिर मैं आपका नाश्ता यही ले आऊं? आस्तिक देख पा रहा था कि अरुणिमा उसे ये सब कहते हुए कितनी डर रही है। उसकी सांसें तेजी से चल रही है, जैसे कि वह कोई गलती कर देगी। उसका शरीर भी थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। आस्तिक अपनी तीखी नज़रों से अरुणिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते जा रहा था और अचानक ही उसकी नज़रें अरुणिमा की नज़रों में देखने लगी। आस्तिक अरुणिमा की आंखों में अपने लिए नफरत, घृणा और तिरस्कार साफ देख पा रहा था। आस्तिक अपने मन में कहता है, इसकी नज़रों में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही हो सकती है। माँ सही कहती थी, ऐसी लड़कियां कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती हैं।
उनके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती है। ऐसी लड़कियां सिर्फ अपने बारे में सोचती है। क्या सच में आस्तिक को ऐसा कहने का हक था जो उसने अरुणिमा के साथ किया? उसके बाद क्या वह अरुणिमा से अपने लिए प्यार की, हमदर्दी की उम्मीद रख सकता है? लेकिन फिर भी आस्तिक का एक जिद्दी मन उससे यही कह रहा था कि अरुणिमा उसकी पत्नी है। चाहे हालात जैसे भी हो, अरुणिमा को उससे प्यार करना ही चाहिए। आस्तिक ने अपने मन में सोचा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ प्यार से पेश आना होगा और हमेशा मुझसे ही प्यार करना होगा, जैसे मेरी माँ ने किया था। मेरी माँ ने भी ऐसे ही दर्द सहे थे, लेकिन फिर भी उनका प्यार कम नहीं हुआ था। तो तुम्हारी आंखों में यह नफरत क्यों है? तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, ये तुम्हारा फर्ज है। आस्तिक ने आगे बढ़कर अरुणिमा के हाथ पकड़ लिए और ये होते ही अरुणिमा का पूरा शरीर एकदम से कांप गया। वह हैरान नजरों से आस्तिक को देखने लगी, लेकिन आस्तिक अपनी आंखें छोटी करते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरुणिमा 2 मिनट तो समझ ही नहीं पाई कि आस्तिक क्या कह रहा है। फिर जाकर उसे होश आया कि आस्तिक उसे अपने सर दर्द के बारे में कह रहा है। अरुणिमा जल्दी से हाँ में सर हिलती है। अरुणिमा आस्तिक से अपने हाथ को छोड़ने के लिए कहती है। आस्तिक एक झटके से अरुणिमा का हाथ छोड़ देता है और अरुणिमा अपने हाथों को सहलाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और वहां से तेल की शीशी लेकर आती है। अरुणिमा आस्तिक के पास आती है और बैग पर उसके पीछे जाकर बैठ जाती है। वह धीरे से अपने हाथ में थोड़ा सा तेल लेती है और आस्तिक के सर पर लगाकर उसकी मालिश करने लगती है। आस्तिक के चेहरे पर सुकून था। अरुणिमा धीरे धीरे उसके सर पर मालिश कर रही थी और आस्तिक को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर अरुणिमा के एक हाथ को पकड़ लिया। अरुणिमा हैरान हो गई और वह एक पल के लिए काम भी गई थी, लेकिन उसने अपने दूसरे हाथ से आस्तिक के सर पर मालिश करना जारी रखा। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के हाथ को आगे लाता है और उसकी कलाइयों को धीरे से सहलाते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर है। अरुणिमा आस्तिक की कई बातें समझ ही नहीं पा रही थी। आस्तिक को कुछ हो गया है क्या? क्या उसके सर पर चोट लगी है? वह कभी कभी बहकी बहकी बातें करता है। आस्तिक अरुणिमा के हाथों को पकड़ते हुए अपने गालों पर लाता है और उसके हाथ अपने गाल पर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह अरुणिमा के स्पर्श को महसूस करने लगता है। तभी आस्तिक के जहन में विशाल की बात आती है, जब उसने कहा था कि अरुणिमा भी उसे पसंद करती है, और फिर वह तस्वीर जिसमें वह और अरुणिमा एक दूसरे के करीब थे। अरुणिमा और आस्तिक की शादी में विशाल ने जो हरकत की थी, उसके बाद भले ही आस्तिक ने विशाल को सजा दे दी थी, लेकिन उसकी बातें हमेशा आस्तिक के दिमाग में घूमा करती थी और यही बात थी कि आस्तिक कभी भी अरुणिमा पर विश्वास नहीं कर पाया। अचानक से आस्तिक ने अरुणिमा की कलाई पर अपनी पकड़ तेज कर दी। अरुणिमा एकदम से चीख पड़ी। आस्तिक गुस्से भरी नजरों से पलटकर अरुणिमा को देखता है और कहता है, उस विशाल ने भी तुम्हारे इसी हाथ को पकड़ा होगा ना? अरुणिमा दर्द से तड़पते हुए आस्तिक को देख रही थी और उसकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। उसने करहाते हुए कहा, राजा साहब, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आस्तिक झटके से बैठ से खड़ा होता है और अरुणिमा के सामने आते हुए कहता है, तुम्हें पता नहीं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? याद दिलाऊं, तुम्हारा वही यार जिसने हमारी शादी में आकर यह कहा था कि वह तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करती हो। अरुणिमा अपनी कलाई को सहलाते हुए आस्तिक को देखकर कहती है, राजा साहब, वो झूठ बोल रहा है। मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ और उसने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया है। हाँ, एक बार कॉलेज फ्रेशर पार्टी में उसने मुझे छूने की कोशिश जरूर की थी, पर बदले में मैंने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया था। आस्तिक आगे आता है और अरुणिमा के बाजू को अपने हाथों में पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, झूठ बोल रही हो तुम, सब झूठ बोल रही हो। देखा था मैंने, जब शादी वाले दिन मैं उस विशाल को मार रहा था तो कैसे तड़प रही थी तुम उसे बचाने के लिए। अरुणिमा के आंसू निकल आए थे। उसने रोते हुए कहा, वह इसीलिए क्योंकि मैं किसी को पिटता हुआ नहीं देख सकती थी। मार पिटाई और खून खराबे से मुझे बहुत डर लगता है और मैं इन सब चीजों से दूर रहती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप उसे मारें, और कोई बात नहीं है। आस्तिक ने अरुणिमा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो? अरुणिमा, जो अब तक अपने बाजू को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, आस्तिक के सवाल पर हैरानी से उसे देखने लगती है। अचानक से आस्तिक ने अपना सवाल बदल दिया और वह उसे इस बात का जवाब मांग रहा है कि वह उससे प्यार क्यों नहीं करती है।
अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देखते हुए कहती है, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आस्तिक ने भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम कुछ समझ नहीं रही हो। तुम बिना किसी शर्त के मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं है अपने पति से प्यार करने का? ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है और तुम इसे निभा नहीं रही हो। तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो? क्यों जब मैं कहता हूँ तभी तुम अपने मुंह से कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन दिल से नहीं अपनाती हो? अरुणिमा हैरानी से आस्तिक की आंखों में देख रही थी और उसने कांपते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रही है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यह नहीं हो सकता है। आस्तिक ने भी खींचते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता है? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारा फर्ज है मुझसे प्यार करने का। मुझसे प्यार करो, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? अरुणिमा ने कहा, राजा साहब, आप किसी से जबरदस्ती खुद को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। आपने जो मेरे साथ जुल्म किया है, क्या आप उसके बाद इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे प्यार करूंगी? मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती हूँ। अचानक से आस्तिक का पूरा चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने एक हाथ से अरुणिमा के गालों को पकड़ते हुए जोर से दबोचा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी जुबान फिर से चलने लगी है। लगता है मुझे एक बार फिर से उन्हें काटना होगा। आस्तिक की धमकी सुनकर अरुणिमा का पूरा चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से ना में सर हिलाया। आस्तिक ने जब अरुणिमा के गालों को झटके से छोड़ा तो अरुणिमा जोर जोर से सांस लेने लगी। आस्तिक ने अरुणिमा के बालों को पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और उसे गुस्से में देखते हुए कहा, कहो तुम मुझसे प्यार करती हो? अरुणिमा डर से आस्तिक को देखती है और हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपकी कठपुतली हूँ, आप मेरे मालिक हैं। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगी। मैं आपको नाच कर दिखाऊंगी। मैं आपके सामने बिना कपड़ों के खड़ी हो जाऊंगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। आस्तिक का पूरा चेहरा सफ़ेद हो गया। अरुणिमा वही तो कह रही थी जो आस्तिक सुनना चाहता था, लेकिन इस तरीके से नहीं। ये सब अरुणिमा अपने दिल से नहीं कह रही थी, बल्कि डर से कह रही थी। और हर बार डर से वह यही कहती थी। आस्तिक ने उसे बिल्कुल आज्ञाकारी रोबोट की तरह बना दिया था, जो एक ही रिकॉर्ड बार बार बजती रहती थी। आस्तिक के चेहरे पर एक हल्की पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसने अपने मन में कहा, ठीक है, तुम आज मेरे हाथों की बनी कठपुतली की तरह मुझे ये बात कह रही हो, लेकिन जल्द ही तुम अपने दिल से इस बात को कबूल करोगी। तुम खुद मुझे आकर कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह नहीं बनने दूंगा, क्योंकि अब तुम शारदा मेहरा की बेटी नहीं है, बल्कि आस्तिक रायचंद की पत्नी हो। और मैं जल्द ही तुम्हें शारदा मेहरा की बेटी के ओहदे से हटाकर सिर्फ आस्तिक रायचंद की पत्नी बनाकर ही रखूंगा। आस्तिक ने अरुणिमा को कमर से पकड़ते हुए अपनी गोद में उठा लिया। अरुणिमा जो अब तक डरी हुई थी, वह हैरानी से आस्तिक को देख रही थी और आस्तिक ने अरुणिमा को देखकर कहा, मुझे नहाना है। अरुणिमा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। अरुणिमा अच्छी तरह से जानती थी कि आस्तिक उसे बाथरूम में कब लेकर जाता है, और हर बार की तरह आज भी आस्तिक और अरुणिमा को नाश्ते की टेबल पर आने में देरी हो गई थी। वही दिल्ली के हाईवे पर पृथ्वी और जानवी एक दूसरे के सर से सर सटाकर सो रहे थे। दरअसल रात बहुत हो गई थी और गाड़ी में पेट्रोल कम था, इसीलिए पृथ्वी ने एक सेफ जगह पर गाड़ी रोक दी और सुबह होने का इंतजार करने लगा। लेकिन न जाने कब दोनों की आंख लग गई। दोनों को पता ही नहीं चला। जानवी को अपने कानों में कुछ हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे उसकी नींद टूट गई और उसने अपनी आंखें खोली। जानवी ने देखा कि गाड़ी के सामने 5-10 बच्चे हैं, जिन्होंने उनकी गाड़ी को घेर रखा है और सब उन्हें देखकर हंस रहे हैं। उन सबको इस तरीके से हंसता देख जानवी हैरान हो जाती है और तभी उसकी नज़र अपने बगल में सो रहे पृथ्वी पर जाती है, जो मुंह खोलकर सो रहा था। उसे इस तरीके से सोता देख जानवी की भी हंसी निकल जाती है और वह भी हंसने लगती है। अपने कान के पास हंसी की इतनी सारी आवाज़ सुनकर पृथ्वी की नींद खुल जाती है और वह न चाहते हुए भी उठता है और अपने सामने इतने सारे बच्चों को देखकर अचानक से उसकी चीख निकल जाती है। जानवी हैरानी से पृथ्वी को देखकर कहती है, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? बच्चे ही है, राक्षस थोड़ी ना है। पृथ्वी हैरानी से उन बच्चों को देखता है और फिर जानवी को देखकर कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे लगा कि मैं हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में हूँ और वह सारे बच्चे अचानक से बड़े हो गए
पृथ्वी की नॉनसेंस बातें सुनकर जानवी उसे घूर कर देखती है और कहती है, तुम सच में डॉक्टर ही हो ना? बच्चे अचानक से कैसे बड़े हो सकते हैं? पृथ्वी घूर कर जानवी को देखता और कहता, मैं नींद में था, इसलिए मुझे बस ऐसा लगा। उसके बाद पृथ्वी उन सारे बच्चों को देखता है जो उसकी जीभ को हाथ लगाकर देख रहे थे। पृथ्वी उन्हें देखकर उन्हें डांटता है, ए बच्चों, गाड़ी को हाथ मत लगाओ, जाओ भागो यहाँ से। वह सारे बच्चे पृथ्वी के इतनी तेज चिल्लाने से डरकर 2-3 कदम पीछे हो जाते हैं। जानवी ये देखती है तो घूरते हुए पृथ्वी को देखकर कहती है, कैसे इंसान हो तुम? बच्चों को कोई ऐसी डराता है क्या? देखो कितना डर गए हैं। पृथ्वी हैरानी से उन बच्चों को देखने लगता है। उन बच्चों के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और उनकी स्किन का रंग भी डस्की था। वह लोग गांव के बच्चे थे जो धूल मिट्टी में ही रहा करते थे। पृथ्वी उन्हें देखकर कहता है, यह मुझे कहीं से भी डरे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पृथ्वी पलटकर जानवी को देखता है और कहता, तुम फालतू में। तभी पृथ्वी देखता है जानवी भी गाड़ी से नीचे उतर गई है। ये देखकर पृथ्वी की आंखें छोटी हो जाती है और वह कहता है, तुम बाहर क्यों चली गई हो? वापस गाड़ी में आओ, हमें निकालना है यहाँ से। लेकिन जानवी अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम इन बच्चों से माफी नहीं मांगोगे तब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। जानवी की बात सुनकर पृथ्वी का दिमाग खराब हो जाता है और वह जानवी से कहता है, पागल हो गई हो क्या? पृथ्वी रायचंद नाम है मेरा, मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी है, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक गलती मेरी नहीं है। जानवी कहती है, गलती तुम्हारी ही है, तुमने इन बच्चों को डांटा है, आप चुपचाप उनसे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाऊंगी। पृथ्वी अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ जानवी, चुपचाप गाड़ी में बैठो, हमें निकालना है। तुम्हारी इस नॉनसेंस बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पर जानवी ने कुछ नहीं कहा और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। पृथ्वी ने अपना सर पीट लिया और कहा, ठीक है, तुम मत आओ मेरे साथ दिल्ली, मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तुम आते रहना पैदल। पृथ्वी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और एक धूल के झोंके को पीछे छोड़ता हुआ पृथ्वी गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। जानवी मुंह खोले बस पृथ्वी को जाता हुआ देखते रह जाती है और वह सारे बच्चे जानवी को अकेला वहां खड़ा देखकर फिर उस पर हंसने लगते हैं। जानवी मुंह बनाते हुए उन बच्चों को देखकर कहती है, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई की और तुम लोग मुझ पर ही हंस रहे हो। तभी उनमें से एक बच्चा आगे आते हुए कहता है, अरे दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, भैया ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, आप जल्दी से उन्हें पकड़ लेंगी। जानवी ने कहा, कैसे पकड़ूंगी, वह गाड़ी से गया है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी एक दूसरे बच्चे ने कहा, अरे मैंने उनकी पेट्रोल की टंकी खोल दी थी और उसमें से पेट्रोल गिर रहा है, वह देखो। जानवी भी देखती है, सच में सड़क पर पेट्रोल गिरता हुआ जा रहा है। वह हैरानी से उन बच्चों को देखती है तो वह बच्चे अपनी आंख मारते हुए कहते हैं, अब भैया आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, जाकर उन्हें पकड़ लीजिए। सच में अब तो जानवी ने खुद अपने मुंह से कहा, आजकल के बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं। जानवी तेज कदमों से आगे जाती है और उस बहते हुए पेट्रोल को देखती रहती है। वैसे भी उनकी गाड़ी में पेट्रोल कम था, ऊपर से जो बचा पेट्रोल था वह इन बच्चों की शरारत की वजह से जमीन में बह रहा है। जानवी को ज्यादा इंतजार ही नहीं करना पड़ा, वह 5 मिनट ही चली थी कि सामने पृथ्वी की गाड़ी बंद पड़ी थी और वह परेशानी से अपनी गाड़ी को देख रहा था। पृथ्वी को ऐसा देखते ही जानवी को हंसी आ गई। वह तेज कदमों से पृथ्वी के पास आती है और उसके जीप के ऊपर एक कोहनी रखते हुए कहती है, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई। पृथ्वी ने घूरते हुए जानवी को देखकर कहा, पेट्रोल खत्म हो गया है, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि क्या हुआ है, तुम जाओ ना अपने रास्ते, तुम्हें तो पैदल ही दिल्ली जाना है, गाड़ी को कैसे ले जाना है यह मैं देख लूंगा। जानवी हंसते हुए कहती है, चलो तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं तुम्हारी एक मदद तो कर ही सकती हूँ। पृथ्वी उस खराब गाड़ी की बोनट को देखते हुए कहता है, कैसे करोगे तुम मेरी मदद, पेट्रोल बरसाओगी क्या आसमान से? जानवी कहती है, नहीं, पेट्रोल तो नहीं बरसा सकती, लेकिन लिफ्ट ले सकती हूँ। तभी जानवी देखती है पीछे से एक बड़ी सी प्राइवेट बस आ रही थी। जानवी सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए बस को रोकने की कोशिश करती है। बस अचानक से रुक जाती है और जानवी ये देखकर बहुत खुश होती है कि अब उसे लिफ्ट मिल जाएगी। वह पृथ्वी को देखती है। जानवी बस के पास जाती है और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है।
दरवाजा खुलता है और एक औरत और आदमी जो शायद हस्बैंड वाइफ थे, वह जानवी को हैरानी से देखते हैं। जानवी कहती है, देखिए हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमें दिल्ली तक लिफ्ट दे सकते हैं? उन दोनों ने जानवी को देखकर कहा, हम लोग तो बस मानेसर तक जा रहे हैं। जानवी जल्दी से कहती है, हाँ तो हमें मानेसर तक ही छोड़ दीजिए, हम वहाँ से बस या टैक्सी ले लेंगे। लेकिन उस औरत ने कहा, पर शायद आपको बस में आने ना दिया जाए। दरअसल हम सब फैमिली वाले हैं और मानेसर में हमारी कुलदेवी का मंदिर है। हमारे दादा दादी की 75वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर हम दोनों वहाँ जा रहे हैं और बस में सिर्फ जोड़े ही बैठे हैं, पर आप तो अकेली है। जानवी सोचने लगती है, तभी उसकी नज़र पृथ्वी पर पड़ती है और वह जल्दी से कहती है, अरे नहीं, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे पति है ना मेरे साथ, वह है मेरे पति। उन लोगों ने गाड़ी के पास खड़े पृथ्वी को देखा और फिर उस आदमी ने कहा, अच्छा तो आप शादीशुदा है, चलो अच्छी बात है, फिर तो आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं, मैं एक बार दादा और दादी को बात करके आता हूँ। जानवी खुश होते हुए पृथ्वी के पास आती है तो पृथ्वी हैरानी से कहता है, लिफ्ट के लिए इतनी देर से क्या बात कर रही थी? जानवी गाड़ी की पिछली सीट से अपना बैग निकालते हुए कहती है, लिफ्ट मिल गई है, चलो जल्दी चलते हैं। पृथ्वी हैरानी से जानवी को देखता है और फिर वह अपना बैग निकालता है और जानवी के पीछे पीछे चल देता है। वह दोनों बस में इंटर करते हैं तो देखते हैं कि आगे के 2 सीट के बाद ही 2 बुजुर्ग जोड़े बैठे हुए हैं। वह जानवी और पृथ्वी को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सिंघल महल। अमृता ताई अपने कमरे में बैठी बाइबल पढ़ रही थी, तभी उन्हें दरवाजे पर एक आहट सुनाई दी। उन्होंने हैरानी से दरवाजे पर देखा तो वहां पर अरुणिमा खड़ी थी। अरुणिमा को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बाइबल बंद करके साइड के टेबल पर रखते हुए कहती है, अरे अरुणिमा, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, आओ अंदर आओ। अरुणिमा मुस्कुराते हुए धीरे कदमों से अंदर आती है। अमृता ताई अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बिठाती है और कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो, थोड़ा खुलकर बात किया करो। लेकिन शायद अमृता ताई ने अरुणिमा का हाथ बहुत तेजी से पकड़ लिया था और आस्तिक के दिए घाव की वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगा। अरुणिमा के मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। अमृता ताई जब ये देखती है तो हैरानी से उसका हाथ छोड़ती है और कहती है, सॉरी, मैंने देखा नहीं। अमृता ताई अरुणिमा के हाथ में उस जख्म को देखती हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती है और वह अरुणिमा से कहती है, यह आस्तिक ने किया है ना? अरुणिमा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपना चेहरा झुकाए वहीं बैठी रहती है। अमृता ताई गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे नहीं रोकोगी। मुझे लगता है मुझे इस लड़के से बात करनी ही होगी। लेकिन इससे पहले कि वह जाने के लिए मुड़ती, अरुणिमा ने उनका हाथ पकड़कर बहुत ही मिन्नतों के साथ उन्हें देखते हुए कहा, नहीं ताई, आप उन्हें कुछ मत कहिए, अगर उन्हें पता चल गया तो वह इससे भी बड़ा कर सकते हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए आप उनसे कुछ मत कहिए। अमृता ताई एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, लेकिन कब तक अरुणिमा, तुम कब तक ये सब बर्दाश्त करोगी? और ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अरुणिमा अमृता ताई को वापस अपनी जगह पर बैठाते हुए कहती है, मैं आपकी बात पर गौर करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आपसे कुछ और बात करने के लिए आई हूँ। अमृता ताई ने कहा, हाँ कहो ना, तुम्हें क्या बात करनी है मुझे से? अरुणिमा ने कहा, हमारी शादी को 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना था। आप इन लोगों के साथ नहीं रहती हैं और आप यहाँ नहीं रहती है, तो फिर कहाँ रहती है? और इतने समय तक आप कहाँ थी? अमृता ताई मुस्कुराते हुए कहती है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, इसलिए मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ लोगों को मेरी ज़रूरत होती, मैं वहीं पर होती हूँ। हमारे बहुत सी NGO हैं जो बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए और वृद्ध लोगों के लिए काम करती है। अमृता ताई देखती है, अरुणिमा के चेहरे पर थोड़ी परेशानी के भाव अभी भी थे। उन्होंने कहा, अरुणिमा जो पूछना है दिल खोल कर पूछो। अरुणिमा ने हिचकिचाते हुए अमृता ताई को देखकर कहा, ताई आप तो क्रिश्चियन है, दूसरे धर्म की है, तो राजा साहब और उनके भाई बहन आपको ताई क्यों कहते हैं? अमृता ताई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपनी आंखों में पहने हुए नजर के चश्मे को उतारते हुए कहती है, मुझे लगा ही था इतना समय हो गया है, तुमने अभी तक मुझसे ये सवाल पूछा क्यों नहीं? चलो शुक्र है आखिरकार तुमने पूछ लिया है। अरुणिमा ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। अमृता ताई ने कहा, मैंने कहा क्या कि मैं नहीं बताऊंगी, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुमने मुझसे ये सवाल किया है और मुझे तुम्हें जवाब देने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं तुम्हें आज बताती हूँ कि यहाँ पर सब मुझे ताई क्यों कहते हैं। क्योंकि बबीता मुझे ताई कहती थी। अरुणिमा हैरानी से कहती है, बबीता? कौन बबीता? अमृता ताई ने कहा, बबीता बड़े राजा साहब की बेटी का नाम है। अरुणिमा ने कहा, बड़े राजा साहब मतलब आस्तिक के नाना जी, यहाँ के पहले राजा, और उनकी बेटी यानी कि राजा साहब की माँ। अमृता ताई हंसने लगती है और कहती है, तुम लोग यही जानते हो, क्योंकि तुम्हें यही बताया गया था, लेकिन तुम आस्तिक की पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा साथ जानना जरूरी है। आस्तिक की माँ का नाम सीमा है। बबीता आस्तिक की माँ नहीं थी, वह तो सिर्फ बड़े राजा साहब की बेटी थी। अमृता ताई के ये कहते ही अरुणिमा बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वह कंफ्यूज नजरों से अमृता ताई को देखकर कहती है, ताई आप क्या कह रही है? मैं कुछ समझ नहीं पाई। आप गोल गोल क्यों बातें कर रही है? साफ साफ बताए ना बात क्या है। अगर बड़े राजा साहब की पत्नी बबीता है तो फिर सीमा कौन है? और राजा साहब की माँ अगर सीमा है तो उनका क्या रिश्ता है? आप तो मुझे रिश्तों के उलझन में डाल रही है। अरुणिमा हैरानी से अमृता ताई की बात सुन रही थी। अरुणिमा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अमृता ताई आखिर कहना क्या चाहती है। अगर बड़े राजा साहब की बेटी आस्तिक की माँ नहीं है तो फिर आस्तिक की असली माँ कौन है? सब इतना उलझा हुआ था कि अरुणिमा के सर के ऊपर से सारी बात जा रही थी। अमृता ताई ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये सब इतना उलझा हुआ नहीं है जितना तुम समझ रही हो। रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है सिंघल राज्य आज जितना संपन्न और जितना खुशहाल है, उतना कुछ सालों पहले तक नहीं था। यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं थी, लोगों के पास रहने के लिए अच्छे घर नहीं थे, खेती के लिए जमीन तो थी लेकिन खेती लायक सही उपकरण नहीं थे। न ही यहाँ पर कोई ढंग का हॉस्पिटल था और न ही कोई ढंग की स्कूली शिक्षा। एक राज्य जब भी बिखरता है तो उसका सबसे ज्यादा दुख वहाँ के राजा को होता है, और यही दुख यहाँ के बड़े राजा साहब को था। धीरे धीरे उनके राज में अकाल आने लगा, लोग खाना और पानी के लिए तरसने लगे, राज्य खाली होने लगा। पर तभी ऐसा लगा भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी और उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने बहुत प्यार से राजकुमारी बबीता रखा। पर अफसोस की बात यह है कि बबीता को जन्म देने के बाद उनकी माँ चल बसी। बबीता की माँ और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए जब मुझे उसके जाने का पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने बबीता को अपनी सहेली की बेटी समझकर उसकी परवरिश की। जैसे जैसे बबीता बड़ी होती गई वैसे वैसे ही रियासत में धीरे धीरे सुधार होने लगी। हाँ, पर उतना नहीं जितना एक रियासत को संपन्न बनाने के लिए होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग भूखे नहीं मरते थे, पर राजा साहब को इस बात का अफसोस था कि उनकी रियासत अभी भी फल फूल नहीं रही है। उन्होंने बबीता को आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन भेज दिया और खुद यहाँ पर रियासत को सुधारने में लग गए। उन्होंने बाहर बड़े शहरों में जाकर वहाँ जिन लोगों पास घर नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी, जो लोग दर दर भटका करते थे, उन्हें अपने साथ रियासत में ले आए और यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया। उन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी जमीन पर उन्हें दुकान खोल कर दी और उन्हें रोजगार दिया। धीरे धीरे रियासत में लोग आने लगे। अरुणिमा कहती है, हाँ मुझे ये पता है। मेरी माँ मुझे बताती थी कि जब वह लोग सिंघल आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और जिस जमीन की आप बात कर रही है उस जमीन पर हमारी भी एक प्रिंटिंग प्रेस कंपनी है। वह जगह बड़े राजा साहब ने माँ को दान में दी थी। अमृता ताई हाँ में सर हिलाती है और कहती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बड़े राजा साहब बाहर शहरों और छोटे गांव से लाकर यहाँ सिंघल में बसाया। उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अपनी रियासत का पुनर्निर्माण किया और कुछ ही सालों में सिंघल की कायापलट हो गई। पर अफसोस ये खुशी भी उन्हें राज नहीं आई, क्योंकि जिस साल वह सिंघल को अंतर्राष्ट्रीय लेवल दर्शाना चाहते थे उसी साल एक कार एक्सीडेंट में उनकी बेटी की मौत हो गई। राजा साहब पूरी तरह से टूट गए थे, वह बिखर गए थे, वह राज्य पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे और ना ही रियासत का कोई काम कर रहे थे। उनके जीने का सहारा उनकी इकलौती बेटी उन्हें छोड़कर चली गई थी, और अब तो उनके पास जीने की कोई वजह भी नहीं थी। किसके लिए रियासत को संभालते? कौन है जो उनके बाद उत्तराधिकारी बनेगा? कौन है जो उनके बाद इस गद्दी पर बैठेगा? और मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा बच्चा ही चला गया। बबीता को मैंने बचपन से अपने हाथों में पाला था, उसके जाने के बाद मेरा भी रियासत में मन नहीं लग रहा था,
इसलिए मैं एनजीओ में रहकर और समाज सेवा करके अपना मन हल्का कर लेती थी। लेकिन बड़े राजा साहब तो ये भी नहीं कर सकते थे। एक तरह से तो वह इस रियासत से छुटकारा पाना चाहते थे और दूसरी तरफ लोगों का प्यार उन्हें छोड़ने भी नहीं दे रहा था। जिन लोगों को उन्होंने बाहर से लाकर यहाँ बसाया था, वह लोग बड़े राजा साहब को अपने देवता की तरह मानते थे और वह नहीं चाहते थे कि उनके राजा साहब इस तरीके से रियासत को छोड़कर संन्यास ले लें। उन लोगों के प्यार के कारण बड़े राजा साहब कभी गद्दी को छोड़ ही नहीं पाए। उन्होंने तय कर लिया कि अब से यह प्रजा ही उनकी औलाद है। वह अब से जो कुछ भी करेंगे, अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही करेंगे। इसी तरीके से एक दिन वह किसी शहर गए थे, वहां से मजबूर लोगों को सिंघल लाने के लिए। पर उस दिन वह बस खाली आई और उसमें से सिंघल में बसने वाले नागरिक नहीं उतरे थे, बल्कि कुछ बच्चे उतरे थे। मैं उन बच्चों को देखकर हैरान रह गई थी। राजा साहब की गोद में एक छोटी बच्ची थी और उनके हाथ को पकड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा, और उनके पीछे एक लड़का और एक लड़की। वह आस्तिक और प्रणाली थी, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए डर के मारे वहां खड़े थे, और राजा साहब के पास पृथ्वी और कीर्ति थे। मैं उन चारों बच्चों को देखकर मैं हैरान हो गई। वह चारों बच्चे प्यारे तो बहुत थे, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कितने दिनों से खाना नहीं मिला है। और पृथ्वी, उसने तो बस एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा ही लपेटा हुआ था, बाकी उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। प्रणाली की फ्रॉक भी 2-3 जगह से फटी हुई थी और आस्तिक, उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी, उसके पास शर्ट भी नहीं थी। आस्तिक उस समय इतना दुबला था कि उसकी पसलियां तक दिख रही थी। उन बच्चों को देखकर मुझे बहुत दया आई, लेकिन साथ ही उन बच्चों में मुझे मेरी बबीता की झलक भी नजर आई। एक पल के लिए तो मुझे लगा राजा साहब इन बच्चों को भी रियासत के बाकी नागरिक की तरह ही बसाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। राजा साहब उन्हें अपने साथ महल ले आए और यहाँ पर उन्हें अपना परिवार बना के रखा। आस्तिक राजा साहब के साथ रहने लगा और राजा साहब ने धीरे धीरे आस्तिक को अपना लिया। लेकिन सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर भी उन्होंने आस्तिक को और उसके सारे भाई बहनों को गोद ले लिया। आस्तिक राजा साहब का नाती बनकर सबके सामने आया और सबको यही लगा कि यह बबीता के ही बच्चे हैं। शायद बबीता ने विदेश में किसी से शादी कर ली है और अब ये चारों उन्हीं के बच्चे हैं। राजा साहब ने किसी से यह नहीं कहा कि वह बबीता के बच्चे नहीं हैं, लेकिन साफ तौर पर किसी को सच भी नहीं बताया। धीरे धीरे आस्तिक राजा साहब के साथ रियासत का काम देखने लगा और राजा साहब को भी आस्तिक में आने वाला एक अच्छा राजा ही नजर आया। लेकिन सिंघल को एक और दुख सहना था। एक हार्ट अटैक में राजा साहब चल बसे। सिंघल उस दिन बेसहारा हो गया। सबको उनके जाने का बहुत दुख था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वह था आस्तिक, क्योंकि उसके लिए तो उसके भगवान चले गए थे। पर राजा साहब अपनी बिल बनाकर गए थे। उन्होंने कहा था कि उनके बाद सिंघल की राजगद्दी पर आस्तिक बैठेगा। इसीलिए उनकी मौत के तुरंत बाद यहाँ के नए राजा के रूप में आस्तिक सबके सामने आया। राजा बनने के बाद आस्तिक ने दोबारा पलटकर पीछे नहीं देखा, बल्कि उसने तो दिन रात मेहनत की और सिंघल को एक नई बुलंदी पर ले गया। वह सारे सपने जो बड़े राजा साहब ने देखे थे, उन्हें आस्तिक ने पूरा किया है। वो न ही सिर्फ खुद कामयाब हुआ, उसने अपने भाई बहनों को भी कामयाब किया। और सिंघल की प्रजा को तो ऐसा लगा जैसे कि आस्तिक के रूप में बड़े राजा साहब उनके सामने हैं। जैसे बड़े राजा साहब सिंघल की प्रजा को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, वैसे ही आस्तिक भी उनसे बहुत प्यार करता है। बबीता के बाद मैंने आस्तिक और उसके भाई बहनों को पाला है। जैसे बबीता मुझे ताई कहकर बुलाती थी, वैसे ही इन चारों ने भी मुझे ताई कहना शुरू कर दिया। भगवान ने मुझसे मेरी एक बेटी छीन ली तो बदले में मुझे 4-4 बच्चे दे दिए हैं। कहने के लिए तो मैं उनकी सगी नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए ये चारों मेरे सगे बच्चों से बढ़कर हैं। अरुणिमा का दिल भर आया था अमृता ताई की बात सुनकर। अरुणिमा बचपन से ही नर्म दिल की रही है। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, लेकिन अमृता ताई, अगर राजा साहब बड़े राजा साहब का असली परिवार नहीं है, तो फिर राजा साहब के असली माता पिता कौन है? अमृता ताई कहती है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। शुरू में जब आस्तिक आया था तो मैंने उससे पूछा था कि उसके माता पिता कौन हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक दर्द भरा आया, जिस वजह से मैंने दोबारा उससे ये सवाल कभी नहीं पूछा और फिर उसके बाद मुझे फर्क भी नहीं पड़ा कि उसके माता पिता कौन हैं। मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला है। अरुणिमा अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, धन्यवाद ताई, मुझे ये सब बताने के लिए। अमृता ताई ने कहा, तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है अरुणिमा,
अपने पति के बारे में जानने का तुम्हें पूरा हक है। अरुणिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल उभर आता है। अगर आस्तिक ने अपना खुद का जीवन इस तरीके दर्द के सहारे जिया है, तो फिर वह अरुणिमा पर इतना अत्याचार क्यों करता है? क्योंकि जिसका खुद का जीवन इतनी तकलीफों से भरा हो, उसे दूसरों की तकलीफ देने में भी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ तो आस्तिक उल्टा कर रहा है, उसे तो मजा आता है अरुणिमा को दर्द देने में। अमृता ताई ने अरुणिमा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ अरुणिमा? किस सोच में डूबी हुई हो? अरुणिमा कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे अमृता ताई, आपने ये तो बता दिया कि आपका इन सब से क्या रिश्ता है, पर आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आपने कभी शादी नहीं की? क्या आप शुरू से ही नन थी? अमृता ताई मुस्कुराती है और ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने भी शादी की थी, पर अफसोस मेरे पति जल्दी गुजर गए और उनके जाने के बाद मैंने प्रभु के शरण में ही अपना जीवन गुजार दिया। अरुणिमा ने हैरानी से पूछा, आपके पति का नाम क्या था? अमृता ताई ने कहा, उनका नाम विनय डेविड था और वह एक वक्त पर बड़े राजा साहब के सलाहकार भी थे। ये नाम सुनकर अरुणिमा थोड़ी हैरान होती है और फिर कुछ सोचने लगती है। अमृता ताई कहती है, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अरुणिमा जल्दी से कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे अब जाना होगा, दोपहर का खाना बनाना है। अरुणिमा कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन किचन की तरफ जाते जाते उसके मन में यह नाम बार बार आ रहा था। उसने शायद इस नाम को पहले कहीं सुना है, लेकिन कहाँ सुना है ये याद नहीं आ रहा है। लेकिन अरुणिमा के जाने के बाद अमृता ताई अपने मन में कहती है, आस्तिक तुम क्या कर रहे हो बच्चे? क्यों अरुणिमा को इतना सता रहे हो? वह लड़की हीरा है और तुम अपनी नफरत की आग में उस हीरे को खो दोगे। पता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम वक्त रहते संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम अपनी गलती पर पछता भी ना पाओ। पृथ्वी और जानवी बस से मानेसर तक का सफर कर रहे थे। उन्हें लिफ्ट मिल गई थी। वह लोग बस के एक सीट पर बैठे हुए थे और देखते हैं कि 2 सीट छोड़कर ही एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठा हुआ है। वह दोनों जानवी और पृथ्वी को देखकर मुस्कुराते हैं। वह बुजुर्ग महिला अपने पति से कहती है, कितनी प्यारी जोड़ी है ना, कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। उस महिला का पति भी कहता है, जवानी के दिनों में तुम भी इतनी ही प्यारी लगा करती थी। बुजुर्ग महिला अपने पति के हाथ पर मारते हुए कहती है, क्या जी, शर्म कर लीजिए, पर पोती तक हो गए हैं। यह उम्र है कोई यह सब बात करने की। अपनी पत्नी की बात पर वह आदमी हंसने लगता है। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर बस में सबका ध्यान उनकी तरफ जाता है। यहाँ तक कि जानवी और पृथ्वी भी उन दोनों को देखने लगते हैं। उन्हें हंसता देख जानवी और पृथ्वी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह बुजुर्ग महिला जानवी को देखकर कहती है, कहाँ जा रहे हो बेटा? जानवी ने कहा, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं दादी। बुजुर्ग दंपत्ति जानवी की बात पर मुस्कुराती है और हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी आगे बैठी एक महिला उनसे कहती है, वैसे एक बात पूछूं? जानवी हाँ में सर हिलती है। वह महिला कहती है, भाई साहब गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं? कोई लड़ाई हुई है क्या आप दोनों की? जानवी हंसने लगती है और कहती है, नहीं नहीं, लड़ाई नहीं हुई है, उनकी शक्ल ही ऐसी है। पृथ्वी घूरते हुए जानवी को देखने लगता है और जानवी की बात पर वहां बैठा हर शख्स हंसने लगता है। उस औरत का पति जो उसके साथ बैठा हुआ था, वह पृथ्वी को देखकर कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। शादी के बाद ऐसी ही हालत हो जाती है, अच्छे वाले इंसान की शक्ल बिगड़ जाती है। पृथ्वी हैरानी से उस आदमी को देखकर कहता है, किसकी शादी? जानवी जल्दी से पृथ्वी का हाथ पकड़ती है और उसे पीछे करते हुए कहती है, आप लोग मजाक बहुत अच्छा करते हैं। पृथ्वी घूरते हुए जानवी को देख रहा था, तो जानवी ने पृथ्वी के कानों में जाकर धीरे से कहा, चुपचाप बैठे रहो, वरना चलती बस से फेंक दिए जाओगे। पृथ्वी ने जानवी की आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा, यह आदमी क्या बकवास कर रहा था? किसकी शादी की बात की इसने? जानवी ने कहा, लिफ्ट लेने के लिए छोटा सा झूठ बोला है। पृथ्वी घूरते हुए जानवी को देखकर कहता है, कैसा झूठ? जानवी ने कहा, यही कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। पृथ्वी फ्लश्ड महल। अरुणिमा सर्वेंट के साथ सोफे पर बैठी हुई थी और शाम के खाने के बारे में डिस्कस कर रही थी। उस सर्वेंट ने अपने हाथों में एक लिस्ट ले रखी थी और अरुणिमा के बताए हुए सामान को नोट कर रहा था। तभी अमृता ताई वहां पर आती है और कहती है, अरुणिमा आस्तिक आया नहीं दोपहर के खाने में घर पर?
अरुणिमा सोफे से खड़े होती है और कहती है, नहीं ताई, उन्होंने एक सेवक से खबर भिजवाई थी कि वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं, रात से पहले नहीं लौट सकते हैं, तो वह दोपहर के खाने में घर पर नहीं आएंगे, लेकिन रात का डिनर साथ में ही करेंगे। अमृता ताई मुस्कुरा देती है और हाँ में सर हिलती है। अमृता ताई उस सेवक को देखती है और कहती है, जाओ जाकर सामान लेकर आओ। वह सेवक चला जाता है। अमृता ताई अरुणिमा का हाथ पकड़ती है और उसे सोफे पर बैठाते हुए कहती है, देखो अरुणिमा, मैं वैसे तो तुम्हारे और आस्तिक की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और आस्तिक का रिश्ता सुधर जाए। इसके लिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मर्दों की एक फितरत के बारे में मुझे अच्छे से पता है और मैं तुम्हें वह बता रही हूँ। तुम कोशिश करो, देखना कामयाब जरूर होगी। अरुणिमा हैरानी से कहती है, आप किस बारे में बातें कर रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमृता ताई ने कहा, तुम एक काम करो, आज रात के खाने में तुम आस्तिक के लिए खीर बनाओ बादाम डालकर। अरुणिमा हैरानी से ताई को देखती है और कहती है, खीर बनाऊं? लेकिन मैं खीर क्यों बनाऊं? आज तो कुछ ऐसा स्पेशल भी नहीं है कि मुझे खीर बनानी पड़ी। अमृता ताई अरुणिमा की मासूमियत पर मुस्कुरा देती है। वह अरुणिमा के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, खीर बनाने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती है, बल्कि खास इंसान के लिए खीर बनाई जाती है। तुम आस्तिक के लिए खीर बनाओ क्योंकि आस्तिक को खीर बहुत पसंद है, और वैसे भी मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर ही जाता है। देखना, आस्तिक सारा खाना छोड़कर सबसे पहले खीर की डिमांड करेगा। इतना तो जानती ही हूँ मैं उसे, आखिर बचपन से पाला जो है। अरुणिमा कुछ सोचती है और फिर हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, ठीक है ताई, मैं आज उनके लिए खीर जरूर बनाऊंगी। अरुणिमा किचन में खड़े होकर आस्तिक के लिए खीर बना रही थी। आस्तिक के जीवन की सच्चाई जानने के बाद अरुणिमा को उन चारों भाई बहनों से हमदर्दी हो गई थी। आखिर उनका बचपन ऐसा दर्द भरा जो था, लेकिन फिर आस्तिक का उसके साथ जो व्यवहार है, उसे याद करके अरुणिमा अपने मन में कहती है, कैसे इंसान है ये राजा साहब, जिन्होंने खुद अपने जीवन में इतनी तकलीफ सही है, वह कैसे दूसरे इंसान को इतनी तकलीफ दे सकते हैं? क्या उन्हें मेरा दर्द नजर नहीं आता? उन्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती है? दिखाई कैसे देगी? तकलीफ तो इंसानों को दिखाई देती है, और राजा साहब तो एक मॉन्स्टर है। खीर बन चुकी थी। अरुणिमा खीर को एक दूसरे बर्तन में पलटा रही थी, तभी उसकी कुछ बूंदें अरुणिमा के कपड़ों पर गिर जाती है। अरुणिमा खीर को ढक देती है और अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली जाती है। अरुणिमा के जाते ही किचन के दरवाजे पर एक आहट आती है। कोई शख्स किचन में दाखिल होता है। वह धीरे से खीर के बर्तन को उठाकर उसमें कुछ डाल देता है, और इसी के साथ उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। रात का वक्त, खाने की टेबल पर सब लोग आ चुके थे और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। आस्तिक भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अरुणिमा एक सर्वेंट के साथ डाइनिंग टेबल सेट कर रही थी। तभी आस्तिक का ध्यान अमृत ताई की कुर्सी पर जाता है और वह कहता है, ताई कहाँ है? अभी तक खाना खाने क्यों नहीं आई? तभी एक सर्वेंट कहता है, राजा साहब, मैं गया था उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोई जरूरी काम कर रही है। आप लोग खाना खाना शुरू कर लीजिए, वह थोड़ी देर में आ जाएगी। आस्तिक हाँ में सर हिलाता है और सब लोग अपने अपने प्लेट में खाना निकालने लगते हैं। जब से अमृता ताई आई है तब से अरुणिमा को नीचे जमीन पर नहीं बैठना पड़ता है। वह आस्तिक के साथ बैठकर ही खाना खाती है। किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन प्रणाली को ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि यह जगह पहले उसकी थी और अब अरुणिमा उस जगह पर बैठी है और यही बात प्रणाली की आंखों में चुभती है। लेकिन कीर्ति वहां बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे ऐसा मुस्कुराता देख आस्तिक कहता है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? कीर्ति मुस्कुराते हुए कहती है, वह क्या है ना भाई, आज अरुणिमा ने खीर बनाई है सबके लिए, बस उसी को खाने की एक्साइटमेंट है। खीर का नाम सुनकर ही आस्तिक के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह अपनी नजरें घुमाकर अरुणिमा को देखता है, जो अपना चेहरा झुकाए वहीं पर बैठी थी। आस्तिक ने अरुणिमा के चेहरे पर नजर टिकाते हुए कहा, तुमने खीर बनाई है? अरुणिमा ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। आस्तिक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपने खाने की प्लेट आगे करते हुए कहता है, ठीक है, तो पहले आज हम खीर खाएंगे। अरुणिमा हैरान हो जाती है, मतलब अमृता ताई ने सच ही कहा था। खीर का नाम सुनते ही आस्तिक सबसे पहले खीर खाने की ही बात करेगा। अरुणिमा कहती है, लेकिन खीर तो खाने के बाद खाते हैं ना।
आस्तिक की नजरें तीखी हो जाती है और वह अरुणिमा से कहता है, क्यों? क्या हो गया अगर खाने से पहले मैंने मीठा खा लिया तो? कहीं लिखा है क्या कि खाने से पहले मीठा नहीं खा सकते हैं? अरुणिमा जल्दी से ना में है सर हिलाती है और कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं देती हूँ आपको खीर। अरुणिमा एक कटोरी निकालकर आस्तिक के सामने रखती है और सर्वेंट प्रणाली और कीर्ति के सामने खीर की कटोरी रखते हैं। खीर को देखकर आस्तिक के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है। इसमें पड़ी बादाम के टुकड़े देखकर आस्तिक को अपनी माँ की याद आ गई। वह भी ऐसी ही आस्तिक के लिए खीर बनाया करती थी और उसमें बादाम डाला करती थी, क्योंकि आस्तिक को खीर में बादाम बहुत पसंद है। आस्तिक एक चम्मच लेता है और उसे खीर में डालते हुए अपने मन में कहता है, आज रात मार खाने से बच गई। आस्तिक एक चम्मच खीर उठाता है और उसे अपने मुंह में डालता है। तभी प्रणाली और कीर्ति भी उस खीर को अपने मुंह में डालती हैं और तीनों की आंखें एक साथ हैरानी से बड़ी हो जाती है। तीनों एक साथ उस खीर को टेबल पर ही थूक देते हैं। प्रणाली जल्दी से पानी का गिलास उठाते हुए कहती है, व्हाट द हेल, क्या बनाया है तुमने? आस्तिक भी जल्दी से टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करते हुए गुस्से में अरुणिमा को देखकर कहता है, यह क्या जहर बनाया है तुमने? अरुणिमा हैरानी से सबका रिएक्शन देख रही थी। उसने हैरानी से कहा, मैंने तो खीर ही बनाई है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कीर्ति धीरे से पानी पीते हुए कहती है, अरुणिमा तुमने खीर में क्या डाला है? अरुणिमा हैरानी से कहती है, खीर में तो जो डालते हैं मैंने वही डाला है। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को देखता है। वह अपने सामने रखी कटोरी में से एक चम्मच खीर उठाता है और अरुणिमा का मुंह पकड़कर उसके मुंह में वह खीर ठूंस देता है। अपने मुंह में खीर का स्वाद पाते ही अरुणिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह जल्दी से उसको थूक देती है। अरुणिमा हैरानी से अपना मुंह पोंछते हुए कहती है, इसमें नमक किसने डाल दिया? मैंने तो इसमें चीनी मिलाई थी। प्रणाली गुस्से में कहती है, अगर तुम्हें खीर बनानी नहीं आती है तो किसने कहा था बनाने के लिए? खामखा भाई का मूड खराब कर दिया। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक को देखती है और जल्दी से ना में सर हिलाते हुए कहती है, राजा साहब, मैंने खीर में चीनी ही मिलाई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, पर पता नहीं इसमें नमक कैसे आ गया। आस्तिक गुस्से में अरुणिमा को देखकर कहता है, अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि खीर में चीनी मिलाई जाती है या नमक मिलाया जाता है। आज के बाद तुम खाना बनाने में कभी भी गलती नहीं करोगी। आस्तिक अपनी जगह से खड़ा होता है और अपना हाथ बढ़ाकर सामने रखे सर्विंग बाउल में से, जिसमें नमक था, उसमें से मुट्ठी भरकर नमक उठाता है और अरुणिमा के बालों को पकड़ते हुए उसके मुंह में नमक ठूंस देता है। कीर्ति जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है, लेकिन प्रणाली उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा देती है और कहती है, भाई हमें खाना खिलाने के लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं और ये लड़की ठीक से भाई के लिए खाना भी नहीं बना सकती है, सजा तो मिलनी चाहिए इसे। आस्तिक ने अरुणिमा के मुंह में तब तक नमक ठूंसते रखा जब तक अरुणिमा सारा नमक निगल नहीं लेती है। तभी किसी ने आस्तिक की बाजू को पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ घुमाया और एक जोरदार तमाचा आस्तिक के गाल पर लगता है। कहानी ख़त्म हो गई है। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं दोनों चैनल की कनेक्टिविटी चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और अच्छे अच्छे रीडर्स हैं जो यहाँ पर आ सकें। वैसे एक चोरी की बात बताऊँ, आप लोग अपनी दूसरी मेल आईडी से भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है 2-3 मेल आईडी तो उससे भी सब्सक्राइब कर दीजिए यार चैनल्स को, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और आपके जो मैं प्यारी सी एक छोटी सी राइटर हूँ, आपके लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ लाती रहूँगी।